नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे तो पूरी लाइट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है आपका इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, और अगला है पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवण। ठीक है, तो ये तीनों ही मैं कवर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो चलो यहां से लिख देता हूं। इंटरफेरेंस अब दिख रहा है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण। ठीक है, क्या है व्यतिकरण? जब दो प्रकाश की किरणें जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और जिनके एम्पलीट्यूड में या तो अंतर बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश की किरणें जिनके आयाम में बहुत कम अंतर होता है, एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात एक तरंग प्राप्त होती है जिसकी तीव्रता किसी बिंदु पर कम होती है, किसी बिंदु पर अधिक होती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो जब दो लाइट रेज ट्रेवल करेंगी विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल ऑफ एम्पलीट्यूड, तो सुपरपोजिशन के बाद में एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी जिसकी इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कम हो जाएगी, किसी पॉइंट पे ज़्यादा हो जाएगी, यानी मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगी। इस फिनोमेना को, लाइट के इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बार बार हम सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। क्या है ये सुपरपोजिशन? सबसे पहले जान लेते हैं सुपरपोजिशन क्या है, फिर बाद में अपनी बात पे आएंगे इंटरफेरेंस पे। सुपरपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है अध्यारोपण। क्या है ये अध्यारोपण, क्या है ये सुपरपोजिशन? जब दो लाइट रे होंगी, जैसे एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, जब दोनों एक ही साथ चल रही होंगी तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगी। ठीक है, तो इनकी इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कम होगी, किसी पॉइंट पे ज्यादा होगी। मान लीजिए एक लाइट रे ये जा रही है, इसके साथ एक और लाइट रे चल रही है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इसकी एक रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी ऐसी। तो यहां मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी। इसी को कहते हैं क्या? अध्यारोपण। ठीक है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के लिए फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए, डेफिनेशन तो आप समझ गए ना कि जब दो लाइटें चलेंगी तो उनके डिस्प्लेसमेंट जो है जुड़ जाते हैं आपस में। मान लीजिए कोई लाइट रे चल रही है तो उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y1 प्लस y2। इसी को कहते हैं क्या? सुपरपोजिशन। अब मान लीजिए इस वाली रे का एम्पलीट्यूड a1 है, इस वाली का a2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। cos फाई क्या है? फेज डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस चल रहा है, वो फेज डिफरेंस आप समझ ही रहे हैं ना। क्या होता है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल की पोजीशन क्या चल रही है, एंगुलर पोजीशन क्या है, इसे कहा जाता है फेज। और जो दोनों वेव के जो डिफरेंस है उसे कहा जाएगा फेज डिफरेंस। समझ गए? अब क्योंकि हम जानते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो इसे इंटेंसिटी की टर्म में भी लिखा जा सकता है। I इक्वल टू, देखो a1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2, और देखो a1 है, इसे अगर इस पे दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो यहां बचेगा a, यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट I, तो 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ये इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है ना। हो सकता है इस बार इस पे आ जाए, तो आप याद रखिए ये क्वेश्चन किस में से आएगा? सुपरपोजिशन में से। ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। बस दो रेज दे दी जाएंगी, दोनों के इक्वेशंस लिख दी जाएंगी, उसमें से आपको एम्पलीट्यूड निकाल के और यहां रखना है। ठीक है, ये इंटेंसिटी दे दी जाएंगी तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फेज डिफरेंस आपको पता चलेगा, ओमेगा टी जो होता है, ओमेगा टी प्लस 5, वो होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? ये था हमारा सुपरपोजिशन के बारे में। अब हम इतना जान गए, अब चलेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए इंटरफ्रेंस देख लेते हैं। क्या है इंटरफ्रेंस, मैं आपको बता ही चुका हूं। जब दो लाइट रे एक ही मीडियम में बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी के साथ थोड़े से कम एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के साथ चलेंगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। हिंदी में बात करें तो जब दो प्रकाश की किरणें लगभग समान आवृत्ति तथा लगभग समान आवृत्ति बिल्कुल समान और आयाम लगभग समान हो, जब ट्रेवल करेंगी तो उनके अध्यारोपण के पश्चात हमें एक परिणामी तीव्रता मिलेगी, जिसकी तीव्रता कभी कम कभी ज़्यादा होगी। इस प्रकार की इस घटना को व्यतिकरण कहेंगे। थोड़ी सी लाइट चली गई है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा, वेट कीजिएगा। तो थोड़ी सा लाइट की प्रॉब्लम थी। तो मैं कह रहा था क्या है इंटरफेरेंस। अभी भी लाइट ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया इंटरफेरेंस क्या है। अब इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो वो 3-4 कंडीशंस लिख लीजिए, है ना। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस या कहें व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्तें, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या शर्तें हैं? नंबर 1, इन दोनों दो रेज है ना, दो रेज है, दोनों रेजों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, शुड बी सेम, यानी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक है। दोनों लाइट रे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एक लाइट रे इधर जा रही है, दूसरी लाइट रे इधर जा रही है, तो क्या ही सुपरपोजिशन होगा। जब सुपरपोजिशन ही नहीं होगा तो क्या कोई रिजल्टेंट वेव मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो लिख लीजिए, वैसे तो कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, शुड बी ट्रेवल सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। यानी समान दिशा में, दिशा भी समान होनी चाहिए। तीसरा है जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर जो डिफरेंस है या तो 0 हो या बहुत कम हो, क्योंकि अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, मानो एक का 4 है दूसरे का 3 है एम्पलीट्यूड, तो डिफरेंस हो गया 1 एक बड़ा डिफरेंस है। तो आपको मिनिमम में जो है ब्लैक स्पॉट ना दिख के व्हाइट स्पॉट दिखेंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड का डिफरेंस कम होना चाहिए। तो डिफरेंस या एम्पलीट्यूड डिफरेंस लिख लो, एम्पलीट्यूड डिफरेंस शुड बी वेरी लेस और ऑलमोस्ट 0। ठीक है, शुड बी वेरी लेस या और 0, या तो 0 हो तो बहुत अच्छा, 0 नहीं है तो बहुत कम होना चाहिए। यानी एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाण। एम्पलीट्यूड माने होते हैं आयाम। तो आयाम का डिफरेंस माने होता है अंतर। आयाम का अंतर कितना होना चाहिए? कम। आयाम का अंतर बहुत कम या 0। आयाम का अंतर बहुत कम हो या 0 हो। और नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट नहीं होंगे तो आपकी जो है फ्रीक्वेंसी बदल सकती है ना। अगर अलग अलग लाइट रे ले लेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और जब चेंज हो जाएगी तो आपको जो इंटरफेरेंस है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोथ लाइट सोर्स शुड बी कोहेरेंट। दोनों लाइट रे, दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होना चाहिए? कोहेरेंट। कोहेरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोहेरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता है, आप सर्च कर लीजिएगा। दोनों प्रकाश स्रोत एक ही जैसे होने चाहिए, ऐसे लिख लीजिए आप, है ना। एक ही जैसे होने चाहिए, एक ही जैसे। ठीक है, एक ही जैसे होने चाहिए। तो ये है कंडीशन किसकी? इंटरफेरेंस की, ये कंडीशन है। ठीक है, तो फटाफट से इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे आगे बढ़ता हूं। अब एक बात देखिए कि अगर हमने ये कंडीशंस को फॉलो कर लिया है तो जाहिर सी बात है इंटरफेरेंस होगा। अभी अभी हमने सुपरपोजिशन में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़े थे एम्पलीट्यूड का, विच इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई।
यही पढ़ा था, और I के लिए भी पढ़ा था I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, यही पढ़ा था। अब एक चीज देखिए, cos फाई है, ये जो दोनों ही, चाहे एम्पलीट्यूड की बात करें चाहे हम इंटेंसिटी की बात करें, ये दोनों ही cos फाई पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। अगर हमें मैक्सिमम की कंडीशन चाहिए इंटरफेरेंस के अंदर, क्या चाहिए, मैक्सिमा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो cos फाई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, चाहे ये वाला cos फाई हो या ये वाला, मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, cos फाई कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, +1, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन की भी यही वैल्यू होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, -1 होती है मिनिमम वैल्यू। अब +1 जब हम रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ भी +1 हो जाएगा, तो ए कितना निकल के आएगा, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, यहाँ लिख दो फॉर मैक्सिमा, क्या कंडीशन है, cos फाई शुड बी 1, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाई तो खत्म हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, या कहें a1 प्लस a2, ठीक है। अब इसमें भी रख दो i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2, cos फाई खत्म हो जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 इसका होल स्क्वायर का। देखो i1 स्क्वायर i2 स्क्वायर प्लस 2i1 i2, cos फाई तो 1 हो ही चुका है। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ये एक ये किसकी कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब एक चीज और है, अगर दोनों ही वेव के एम्पलीट्यूड इक्वल कर दिए जाएं तब क्या होगा, एम्पलीट्यूड इक्वल कर दिए जाएं या इंटेंसिटी इक्वल हो दोनों की, मान लीजिए इंटेंसिटी इक्वल कर दी जाए, यानी I1 इक्वल टू I2 कर दी जाए, तब क्या होगा, तो I1 ये भी I1 हो जाएगी क्योंकि I2 इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4I1 आएगा, यानी जो एक है उसकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, रिजल्टेंट में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन आ चुका है कि यदि दो हमारे पास लाइट रेज हैं, उनकी इंटेंसिटी सेम है, तो बताइए इंटरफ्रेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गई ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, वैसे निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो तो आप निकाल लोगे, नो प्रॉब्लम। अब इसमें एक चीज और याद रखिए जो आपको बाद में काम आएगी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काम में आएगी, वो ये है, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इस फॉर्मूले को आप रट लो, समझ लो, या जो भी करना है कर लो। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। अगर उसे हम यहां अप्लाई करेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आएगा, यानी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी। तो देखो हमने क्या रखा है अभी, कहां गया, ये रहा, cos फाई इक्वल टू +1, हमने रखा है cos फाई इक्वल टू 1। तो मैथ में जो लोग थोड़े से मैथ से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि फाई की जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू निकालते थे ना, कैसे निकालेंगे, 2n पाई, 2n पाई आ गई, ये क्या है, फेज डिफरेंस, मैं पहले ही बता चुका हूं, फेज डिफरेंस आ गया 2n पाई, वहां रख दो 2n पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो देखो 2 पाई से 2 पाई खत्म, और डेल्टा x यानी पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा यहां आ जाएगा और n लैम्डा, नहीं दिख रहा, एक सेकंड, वो दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, वो थोड़ा सा कैमरा का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो फिर से देख लो, मैंने क्या लिखा है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, cos फाई इक्वल टू 1, थीटा की जनरल वैल्यू निकाली 2n पाई को हमने कहां रखा, फेज डिफरेंस की जगह पे, 2n पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा x। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई जब कैंसिल हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या निकल के आई, n लैम्डा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कंडीशंस के लिए, मैक्सिमा की कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा। ये आपको जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे यंग का, तब आपको बहुत काम में आएगा। ये समझ में आ गई, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम बताऊंगा, वहां पे -1 कर देंगे, अगर आप खुद से भी चाहें तो कर लीजिए, वहां पे -1 कर देंगे और फिर यहां माइनस आ जाएगा, देख चलो बताता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब देखिए कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए क्या करेंगे,
कंडीशन फॉर मिनिमा, चलो लिख ही देता हूं। कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए फिर वही cos फाई को कितना रख देंगे, -1। जब cos फाई को -1 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, तो क्या बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा। और इसमें क्या बन जाएगा i1 प्लस i2 माइनस 2i1 i2, तो यहाँ मैक्सिमम लिख लेना, मिनिमम लिख लेना, याद तो अभी रहे आपको, यहाँ मिनिमम लिख लेना, उस पर मैक्सिमम लिख लेना, आई मैक्सिमम आई मिनिमम, याद रहेगा आपको उससे। यह रिजल्टेंट लिख लेना। अच्छा क्या बन रहा है ये, i1 अंडर रूट माइनस i2 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर वही कंडीशन लगाओ, यदि i1 और i2 बराबर हो जाएं तब क्या होगा, जब i1 और i2 बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, i मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। अच्छा जब ये 0 हो जाएगा किस पे, -1 पे, तो आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देंगी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो मैं बाद की बात में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कितनी निकल के आएगी, 0। वहां पे मैक्सिमम कितनी आ रही थी, 4 टाइम्स, और मिनिमम 0। अच्छा फिर वही करो, क्या, अगर cos फाई -1 है तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। अब इसको जब उसके बराबर रख देंगे, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये याद रखना है, वहां पे क्या था, वहां पे था n लैम्डा, यहां क्या रहा है 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये आपको काम में आएगा बाद में, बस आपको याद रखना है कि मैक्सिमम कंडीशंस के लिए n लैम्डा आता है पार्ट डिफरेंस, मिनिमम कंडीशन के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 आता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गई किसकी, इंटरफेरेंस की। अब चलते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने डबल स्लिट क्यों लिए, ये डबल स्लिट क्यों लिए, उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि इंटरफेरेंस की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है इंटरफेरेंस की, कि लाइट सोर्स जो है कोहेरेंट होने चाहिए, तो उन्हें एक ही लाइट सोर्स के 2 लाइट सोर्स करने थे। तो उन्होंने क्या किया, लाइट सोर्स को यहां रख दिया। जब यहां से लाइट जाएंगी तो ये दोनों ही किसकी तरह काम करेंगे, लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे। अब ठीक है, इसकी अगर d है, ये यहां से यहां तक दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी d है, और ये स्क्रीन है, पर्दा, इसकी यहां से यहां तक की दूरी d है। तो देखो ये सेंट्रल पार्ट है, तो होगा क्या कि यहाँ से मान लो एक रे जाएगी, एक रे यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिंज बन जाएगी। फ्रिंज बनती है इसमें, है ना, फ्रिंज बनती हैं, कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा, ठीक है, वो हम अभी पढ़ी चुके हैं, कहीं मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है। तो अब क्या होगा, देखो इस वाली लाइट ने कम पाथ ट्रेवल किया है, इस वाली ने ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे बनेगा। कितना पाथ डिफरेंस बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर रखा है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये तो यहाँ तक की तो हो गई दोनों, लेकिन इसने इतना पाथ ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो कितना पाथ डिफरेंस ट्रेवल ज़्यादा किया है इसने, अगर इसका पाथ डिफरेंस निकालें डेल्टा एक्स, तो इसने डी साइन थीटा, डी ये था, ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, अब क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकाल के कैसे निकलेगी, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो ये जानो कि पाथ डिफरेंस आया कैसे है। पाथ डिफरेंस कैसे आया है, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ये कितना है डी, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना निकल के आ जाएगा, दिस इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। अरे यार ऐसे देख लो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का ये है एक्स अपॉन हाइपोटेनस डी, एक्स बराबर क्या आ गया, डी साइन थीटा आ गया। हमने वही वहां पे लिखा है, डी साइन थीटा तो वही लिखा है। अच्छा अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे,
अब जब ये साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर y मान लें और ये हमारे पास d है ही, तो क्या आ जाएगी इस वाले ट्राइंगल से, साइन थीटा इक्वल टू फिर वही लंब बटे कर्ण, तो ये तो d तो हमारे पास थी ही, y अपॉन कैपिटल D, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमें चाहिए मैक्सिमा, आपको बस पार्ट डिफरेंस निकालना आ जाए, फिर उसके बाद अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, फॉर मैक्सिमा, अभी हमें थोड़ी देर पहले ही बताई थी, पार्ट डिफरेंस कितना हो चाहिए, n लैम्डा, इसे n लैम्डा के इक्वल रख दो, फॉर मैक्सिमा डेल्टा x यानी पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, डेल्टा x हम निकाल चुके हैं, y d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, तो yn कितना आ जाएगा, n लैम्डा कैपिटल dy स्मॉल d, यानी ये जो सेंटर है, सेंटर से अगला मैक्सिमम कितनी दूर पे मिलेगा, इतनी दूरी पे, n लैम्डा कैपिटल dy d, ये फिक्स ये फिक्स ये फिक्स, n की वैल्यू चेंज करेगी, n की वैल्यू 1 2 3 रखिए, आपको मैक्सिमा मिलते जाएंगे। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, n बराबर 1 रख दो, सेकंड मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, n बराबर 2 रख दो, थर्ड मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, n बराबर 3 रख दो, आपको ऐसे 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 करके मैक्सिमा मिलते जाएंगे। अब अगर हमें मिनिमा चाहिए, अगर हमें मिनिमा चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर मिनिमा, मान लीजिए हमें तो मिनिमा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमा वाली लगा देंगे, यानी डेल्टा x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा y2, ये थी ना मिनिमा की कंडीशन, रख दो y d बाई कैपिटल D इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा y2, कितना हो गया, yn की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 कैपिटल D लैम्डा बाई 2d, ये आ गया मिनिमा के लिए, तो ये आ गया मैक्सिमा के लिए, ये आ गया मिनिमा के लिए। ठीक है, ये रहा आपका इंटरफेरेंस, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपकी फ्रिंज विड्थ और रह गई है, फ्रिंज विड्थ अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, यहां बता दूं, फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगी, मानो ये n है, n माइनस 1 एक और निकाल लें हम और 2 को घटा दें, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है हमारा कैमरा, अब ठीक है, क्या हो गया, इधर का नहीं आ रहा है, इधर घुमाओ ना इसे, अरे यार, अच्छा अब आ रहा है, अब सही है, 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2 आ तो रहा है, सही तो है, उधर का भी तो आ रहा है, अब तो आ रहा है, चलो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, वैसे थोड़ा सा अब ऐसी दिक्कत आ रही है, कभी इधर का नहीं आता, ऐसे इधर करते हैं तो इधर का नहीं आता वो मैं बोल ही रहा हूँ, थोड़े से आप लिख लीजिएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा था, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या है कि फ्रिंज विड्थ जैसे मानो हमें पहली फ्रिंज ये मिल गई, पहली फ्रिंज मिल गई ये, फिर दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई, यहाँ से और यहाँ की बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहेंगे, यानी पहली में से तीसरी घटा दो तो आपको दूसरी वाली की फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो आप 3 निकालिए, पहली निकालिए, दूसरी निकालिए, तीसरी, और तीसरी में से पहली घटा दीजिए तो दूसरी वाली की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, और फिर वो सबके लिए वैलिड होगी, यानी सबके लिए वैलिड होगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये आपका मतलब ये तो एक मैं कह रहा हूं कि ये तो आपके लिए एक होमवर्क मान लो, मैं आपको वैल्यू लिखा दे रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है, फ्रिंज विड्थ की, इसे थीटा भी कहते हैं कभी कभी, डी लैम्डा बाई, ठीक है, फ्रिंज विड्थ ये निकल के आएगी आपकी, आप घटा के देख लेना, n की जगह n+1 रख देना, फिर घटाना, ठीक है। तो आपका हो गया फॉर मिनिमा, हो गया मैक्सिमा, हो गया सेंट्रल पे मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उतारना चाहें तो आप उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब अगर मान लीजिए कि, अरे यार ये और अटक जाता है, मान लीजिए कि ये स्क्रीन है और ये वही स्लिट्स हैं, अगर हम यहां से ऐसे पैटर्न बन रहा था, तो अगर हम इसके मार्ग में यानी पाथ में एक टी मोटाई थिकनेस की
और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो उसे रख दिया जाता है तो क्या होगा। देखो एक तो आप ये याद रखो कि अगर नीचे वाली रे पे रखा जा रहा है तो पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर रखा जा रहा है तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पाथ डिफरेंस में चेंज आ जाता है। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। फिर वही आप इक्वल रख सकते हैं वाई डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, और वाई एन कितना आ जाएगा, यहाँ से डी ऊपर जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये तब है कब है, जब कोई भी टी थिकनेस की इसमें जो है कोई भी चीज़ रख दी जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ। चलिए चलते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ। डिफ्रैक्शन क्या कह रहा है, डिफ्रैक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं विवर्तन। विवर्तन का क्या है कि यहां एक सिंगल स्लिट ही होती है, ठीक है, यहां डबल नहीं होती, यहां सिंगल स्लिट होती है। तो इसका जो एपर्चर है वो वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। अगर आपको साउंड से जो है डिफ्रैक्शन कराना है तो जो आप स्लिट का साइज लेंगे वो कितना लेंगे, साउंड की वेवलेंथ का, विच इज़ वेरी हाई। साउंड की वेवलेंथ तो बहुत बड़ी होती है, तो इसको आपको इतना बड़ा लेना पड़ेगा तो आपका जो है डिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन लाइट की वेवलेंथ तो आप जानते ही हैं कितनी होती है, 4800 से 7800 तक होती है ना, 4800 से 7800 होती है एंगस्ट्रम में। तो उतना ही आपको, यानी एक एंगस्ट्रम का जो है यहाँ पे वो लेना है, ये 7000 एंगस्ट्रम का जो है आपको यहाँ पे ये साइज लेना है। ठीक है, तो कुल मिला के कंडीशन क्या है कि जो स्लिट का साइज है वो जो वेव का आप डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं उसकी वेवलेंथ के इक्वल का होना चाहिए। वही है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं याद रखना। इसकी अगर डी है ये, और यहां से यहां तक की दूरी डी है, फिर वही यहां से यहां पे मान लीजिए कोई मिनिमा या मैक्सिमा जो भी बन रहा है उसकी यहां से डिफरेंस कितना है, वाई एन है। सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है। यहां पे बस जो इंटरफ्रेंस है उसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, यहां पे भी पार्ट डिफरेंस उतना ही निकल के आता है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी, वहां पे भी यही आ रहा था। लेकिन कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या बनती है यहां पे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा यहां उल्टी बनती है, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। वहां पे था n लेमडा, यहां पे था ये वाली कंडीशन वहां पे मिनिमा के लिए बन रही थी, यहां पे मैक्सिमा के लिए बन रही है। रख दो इक्वल वाई डी ऑन कैपिटल डी कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। यहां से निकाल लो वाई एन, ये वाई एन है, ठीक है, डी उधर जाएगा 2n प्लस 1 डी लेमडा अपॉन 2d। ठीक है, तो ये बन गई कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अगर आपको कंडीशन फॉर मिनिमा चाहिए तो इधर आ जाओ, फॉर मिनिमा तो क्या है, फिर वही है, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लेमडा, क्या कर रहा हूं मैं, ये एन लेमडा यानी वाई डी अपॉन कैपिटल डी किसके इक्वल होना चाहिए, एन लेमडा के, और यहां से वाई एन निकाल लीजिए कितना आएगा, डी इधर जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये निकल के आ गया आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। बात क्लियर है कि नहीं, डिफ्रैक्शन समझ गए। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो वहां पे जो आ रही थी, यानी इंटरफेरेंस के अंदर जो कंडीशन मैक्सिमा की आ रही थी वो यहां पे किसकी आ रही है, एन लेमडा, वो आ रही है यहां पे मिनिमा की कंडीशन। क्लियर है मामला कि नहीं। और उधर ऐसी कंडीशन किसकी आ रही थी इंटरफेरेंस के अंदर, मिनिमा की, और यहां पे किसकी आ रही है, मैक्सिमा की। तो बस आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की एन लेमडा थी, तो डिफ्रैक्शन में क्या है, वो मिनिमा की कंडीशन बन जाएगी एन लेमडा। पार्ट डिफरेंस वही है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी, यहां पे भी वही आता है, वहां पे भी वही आता है। ठीक है, अब फिर से वही फ्रिंज विड्थ, थीटा। देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, जो पहली सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज जो बनेगी, यही समझा देता हूं मैं आपको, सेंट्रल जो मैक्सिमा फ्रिंज बनेगी ना आपकी, वो यहां बनती है, तो ये निकालना पड़ेगा आपको।
तो थीटा आधा ऊपर बनेगा आधा नीचा बनेगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू लेमडा बाई डी। थीटा तो होता है लेमडा बाई डी, असल में जो विड्थ होती है वो होती है लेमडा बाई डी, लेकिन यहाँ पे केवल इसकी कंडीशन है ये, वो 2 थीटा, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। अब मानो आपको ये चाहिए तो यहाँ पे तो यही आएगी ना, केवल थीटा आएगा ना, ठीक है। तो बाकी सबके लिए क्या है, लेमडा बाई डी, लेकिन मैक्सिमम जो सेंट्रल पे मैक्सिमम बन रहा है उसकी विड्थ कितनी आई है, 2 इंटू लेमडा बाई डी। ये कंडीशन किसकी है, सेंट्रल मैक्सिमा की। ये फ्रिंज विड्थ किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो 3 फार्मूले हैं डिफ्रैक्शन के अंदर, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका डिफ्रैक्शन कंप्लीट है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आपका पोलराइजेशन की तरफ। ओके, तो चलते हैं पोलराइड की तरफ, पोलराइड कह रहा हूं मैं, ध्रुवण की तरफ, पोलराइजेशन की तरफ। पोलराइजेशन, देखो हमारी जो लाइट है उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, वो चारों तरफ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जब इसे हम किसी भी मेथड से, यहाँ पे हमने कोई मेथड अप्लाई किया और इससे हम एक पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर लें, तो हमें उसमें जो वाइब्रेशन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, या तो हमें ऐसे मिलेंगे या फिर हमें ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब ये यो करके वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये यो करके वाइब्रेट कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें वाइब्रेशन हो रहे होते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसे आप लिख सकते हैं। इसके लिए कौन सा हो गया, इसके लिए ये तो हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये मेथड क्या है, इसके लिए हमें पोलराइड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पोलराइड क्या करते हैं, पोलराइड क्या करते हैं कि वो केवल अपनी एक्सिस के अबाउट तो जाने देते हैं, वो अपने एक्सिस के अबाउट तो लाइट को इधर पास होने देते हैं, लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स को वो रोक लेते हैं। जैसे अगर हमने इसमें, तो एक्सिस क्या हो गई ये वाली, अगर इस डायरेक्शन में रखा हुआ है तो एक्सिस क्या हो गई ये वाली, तो केवल ये वाले कंपोनेंट बाहर निकल जाएंगे और बाकी सारे कंपोनेंट रुक जाएंगे, केवल ये वाले कंपोनेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब एक तरीका और है कि हमें भाई ऐसे कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो इसे घुमाओ, इसे ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, तो जैसे जैसे करके घुमाएंगे वैसे वैसे करके इसके कंपोनेंट मिलते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने इसे घुमा के, मान लीजिए आपने इसे घुमा के ऐसा कर दिया, ऐसे घुमा दिया ना, पहले यूं था अब यूं घुमा के कर दिया, तो आपको कंपोनेंट फिर ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही कंपोनेंट मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब एक चीज समझिए, अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, जस्ट आई नॉट बाई 2, आधी कर दो, मैंने तो आधी नहीं करी है, आधी हो गई, ठीक है, आई नॉट बाई 2। अब एक चीज और देखो, अगर इसकी एक्सिस ये है, अगर हमने इसे थीटा एंगल घुमाया है तो इंटेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आई डैश इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसी को कहते हैं मेलस का फॉर्मूला, मेलस फॉर्मूला या मेलस का नियम। अरे यार, दिखने का बड़ा चक्कर है, मैं मिटा के लिख देता हूं फिर से, एक मिनट। आई डैश इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मेलस का फॉर्मूला या मेलस का नियम, मेलस का
नियर। मामला क्लियर है? अब जैसे जैसे इसे घुमाएंगे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अगर हमें थीटा पता है तो हम ये निकाल लेंगे। अब एक और तरीका है आपको पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने का। वो मेथड क्या है? वो है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड कैसे? मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां से मैं एक लाइट को गिराऊं तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा जिसमें से ये रे निकलेगी और एक जो है अंदर चली जाएगी। रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी एक एंगल पे विच इज पी आई पी। इस एंगल पे क्या होगा कि ये वाली लाइट जो है इसके तो जो है प्लेन पोलराइज, पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, और इसमें पार्शियली पोलराइज। ठीक है, इसमें जो है इसमें तो केवल एक ही तरफ कंपोनेंट, एक ही तरफ केवल वाइब्रेशंस होंगे, इसमें दोनों तरफ दोनों वाले मिलेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गई ना, हमें तो प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए थी, वो मिली गई। अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है इसका, तो ब्रूस्टर ने, हमारे एक ब्रूस्टर जी हैं, मैं लिख देता हूं ब्रूस्टर, BREUSTER, ब्रूस्टर्स लॉ भी कहते हैं इसे। उन्होंने कहा कि जो म्यू होगा वो इक्वल होगा 10 के IP के, 10 IP, म्यू इक्वल टू 10 IP। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आई क्या है? आई वो एंगल है जिसपे ये पोलराइज लाइट और पार्शियली पोलराइज लाइट मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलराइजेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं वो भी बता देता हूं आपको कि हमें अगर चेक करना पड़ जाए कि हमें जो लाइट मिली है वो पोलराइज है कि नहीं, तो मान लो हमारे पास यहां कोई लाइट सोर्स था, अब हमने पोलराइड लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे इसमें से लाइट, यहां पे कोई सोर्स था, सोर्स या रिजल्टेंट आया, तो अगर इस रिजल्टेंट की इंटेंसिटी इसे घुमाने पे, अगर हम इसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इसे घुमा दिया हमने, पूरा घुमा दिया, एक पूरा चक्कर लगा दिया, तो अगर ये चेंज नहीं हुई है, जितनी एक बार में आ गई उतनी ही बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो सोर्स है ये एक अनपोलराइज्ड लाइट का सोर्स है, एक अध्रुवित प्रकाश का सोर्स है। क्लियर है? लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ती है, कभी जीरो हो जाती है, कभी घट जाती है, बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी ही, घटेगी, जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ना शुरू होकर वहीं पहुंच जाएगी, तो यहां पे कैसा है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए इसके ऐसे थे, ये थी हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब आपने इसको यहां लगा दिया, तो ये वाले वाइब्रेशंस तो हमें मिल जाने हैं, यानी सेम इंटेंसिटी मिल गई, लेकिन जैसे जैसे हम घुमाएंगे इसका जो है कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अरे आई बराबर, अभी अभी तो हमने पढ़ा है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब थीटा क्या हो जाएगा? अगर इसे हम 90 पे कर देंगे, ऐसी कंडीशन कर देंगे, 90 घुमा दिया हमने, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी इस टाइम हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये वाला जो सोर्स है वो कैसा है? प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खत्म कर लिया है। सारे फॉर्मूले आप जो है कहीं लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब आपका जो टॉपिक है वो आंख रह गया है, आई, वो मैं आपको कल करा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से कहिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम टेस्ट लेते रहते हैं, बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 125 क्वेश्चन की। ठीक है, तो तैयार रहिए चीज़ों को लेके और वीडियोस को थोड़ा सा फैला दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।